गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 10th जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा। ठीक है बेटा, जैसे कि आप बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली विकास के बारे में कि विकास क्या होता है। तो विकास का जो है क्या होता है कि जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है कि जो हमारा परिवर्तन है, परिवर्तन जीवन का आधार है। हमेशा कुछ न कुछ नया जीवन में चलता ही रहता है, कुछ न कुछ जो है बदलाव जीवन में आता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हम परिवर्तन है किस किस क्षेत्र में देखते हैं। पहले हम व्यक्तिगत क्षेत्र में देखते हैं, स्थानीय क्षेत्र में देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखते हैं। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं बेटा, जैसे व्यक्तिगत क्षेत्र में हम अपने जीवन को अगर देखें तो हमारे जीवन में जैसे बाल्यावस्था से लेकर के उसके बाद जो है धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आयु से संबंधित हमारे जो है परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में और भी बहुत सारी प्रोग्रेस आती है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत जीवन में हमारे परिवर्तन आता है। परिवर्तन के साथ साथ जो है उसका परिवर्तन जो है वो हमें एक तरीके से हमारा विकास जो है विकास की तरफ जो है हमको लेकर के जाता है। ठीक है, तो दूसरा है स्थानीय परिवर्तन के हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी परिवर्तन होते रहते हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन, देखो अगर जो है ये परिवर्तन, ठीक है, जैसे अगर ये परिवर्तन जो है पॉजिटिव है तो हम उसको विकास कहेंगे। ठीक है, और अगर ये परिवर्तन नेगेटिव है तो नो डाउट हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम जो है विकास नहीं कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो विकास के आधार पर जो है अगली बात हम बता रहे हैं कि विकास जो है उसके आधार पर देशों को किस प्रकार हमने विभाजित किया है। देखो दो प्रकार की कंट्रीज हैं, सब बच्चे जानते हैं ये बात, विकसित और विकासशील, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बेसिकली उनमें क्या है कि वो हम बात करते हैं वो ऐसे राष्ट्र हैं जो विकसित है, जिनके पास जो है जिनका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, उनके पास सभी संसाधन हैं जिनसे वो अपने जीवन शैली को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को जीने की प्रक्रिया को और आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब तो हो गए विकसित कंट्रीज। तो विकसित कंट्रीज का ग्रुप जो है वो दो गुटों में बटा हुआ है, उनके लिए दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये पहला प्रथम गुट और दूसरा द्वितीय गुट। तो प्रथम गुट क्या है, जो अमेरिका और अमेरिका के साथ के जो कंट्रीज हैं उनको हम प्रथम गुट के नाम से जानते हैं। द्वितीय गुट कौन सा है बेटा, जो सोवियत संघ और सोवियत संघ के साथ वाले देश हैं वो दूसरे गुट में शामिल हैं। तीसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, जो हम दूसरा बात कर रहे हैं विकासशील राष्ट्र। विकासशील राष्ट्रों में क्या सिस्टम है, विकासशील राष्ट्रों का ये सिस्टम, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो किसी न किसी समय जो है वो गुलाम राष्ट्र के रूप में वो रहे हैं। जो भी शक्तिशाली राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उन्होंने इन राष्ट्रों को अपना दास बनाया, उनके जो भी रिसोर्सेज थे उनका शोषण किया और इस तरीके से वो राष्ट्र जो है वो पीछे रह गए। फिर उसके बाद इन राष्ट्रों ने जो है आजादी के लिए संघर्ष किया और फाइनली कई आंदोलन वगैरह चला करके और उसके बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए कार्य किए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको SAR सार लिख दिया है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो इसके विकास के लिए काम किया। तो ये जो है, ये जो बेसिकली जिनकी जीवन शैली अच्छी हो चुकी है, जो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो सब तो हो गए। दूसरी तरफ से हैं विकासशील राष्ट्र, जिनको हम तृतीय विश्व के देश भी कहते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हम इनको कहते हैं इस तरीके से, या फिर इमर्जिंग कंट्रीज का नाम भी हम इसको दे सकते हैं, जो नई नई इमर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो वो कंट्रीज भी हम कह सकते हैं। ये तो हो गई है बेसिक बात, जो मोटे तौर पर के भाई इसका मतलब विकास का जो इंट्रो आप मान के चलिए, ये इंट्रो हो गया विकास का, कि विकास मतलब परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन किसी भी स्तर पर हो सकता है। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बात करें तो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो विकास जो है वो विकसित और विकासशील दो राष्ट्रों के रूप में, दो अलग अलग कैटेगरीज के रूप में बेसिकली बटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम वर्तमान समय में विकास के क्या अर्थ होता है, हम इसकी तरफ बात करेंगे। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है, देखो बेटा बेसिक जैसे आज का युग अगर हम देखते हैं, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय कैसा युग है, ये एक भौतिकवादी युग है। भौतिकवादी युग का मतलब क्या है कि मेटेरियलिस्टिक है सब कुछ, यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक एज के रूप में हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ मेटेरियलिस्टिक होने का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, हर व्यक्ति जो है अपने इकोनॉमिक जो उसका डेवलपमेंट है उसके साथ कंपेयर करके चलता है अपने विकास को, कि अगर वो इकोनॉमिकली पहले से साउंडेड हो रही है, उसकी पोजीशन इकोनॉमिकली उसका स्टेटस बढ़ रहा है, इट मीन्स उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो आर्थिक विकास जो है
वो हमने आर्थिक विकास पर ज्यादा फोकस क्यों किया है? क्योंकि वर्तमान समय में जो है यही माना जाता है कि विकास का अर्थ क्या है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो इसका मतलब आपका विकास हुआ है। देखो, भौतिकवादी युग है, उसको भी हम दो पार्ट्स में देखेंगे बांट करके। तो पहला साम्यवाद और दूसरा पूंजीवाद। साम्यवाद का मतलब तो ये होता है कि जिसमें पूरे समाज के विकास की बात की जाती है। तो अभी तो धीरे धीरे क्या हो चुका है कि आप देखते हैं कि जो है व्यक्तिगत रूप से लोग इतना ज्यादा जो है अपने व्यक्तिगत हितों को इतना ज्यादा प्रोत्साहन देने लगे हैं, इतना ज्यादा उस पर महत्व देने पर लगे हैं कि साम्यवाद का जो यानी कि समाज के हित के बारे में सोचने का तो अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है वो समाप्ति होता जा रहा है। लेकिन पूंजीवाद का जो है, अगर पूंजीवाद भी अब जो है उसको अगर हम देखें तो पूंजीवाद एक तरीके से ये थोड़ा ज्यादा लंबा चला है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है और विकास है, सॉरी, उसमें क्या सिस्टम होता है कि लोग अपने अपने विकास के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी धारणा वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है आज के समय में अर्थव्यवस्था में हर तरफ जो है वो ज्यादा छाई हुई है। तो ये जो दो चीजें हैं। अगर हम भारतीय धारणा की बात करें कि भारतीय धारणा के अकॉर्डिंग जो है विकास का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो हम नो डाउट भारत जो है वहां पर बहुत पहले से, अगर हम भारत की बात करते हैं तो बेटा भारत में जो है आध्यात्मिक सुख को पहले बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, लोग जो है परमात्मा से जुड़ने के बारे में, आध्यात्मिक सुख का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान देना, आत्मा परमात्मा के बारे में बात करना, थोड़ा सा जो है इस तरीके से स्पिरिचुअल थॉट्स रखना, जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है अपने आप को ग्रो करना। ये चीज होती है आध्यात्मिक सुख में कि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ईश्वर के तरफ जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अग्रसर हो जाते हैं। तो ये पहले की बात होती थी। ठीक है, जब लेकिन बाद में जो है कई वर्षों तक, जैसे इंडिया जो है, दूसरे देशों ने इंडिया को जैसे गुलाम बना लिया, फिर विदेशी आक्रमण हुए, काफी सारे लोग हमारे यहाँ आए गए, धीरे धीरे करके बेटा क्या हो गया, ये आध्यात्मिक सुख था जो, वो आध्यात्मिक जो सुख था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। और वो आध्यात्मिक सुख किस में परिवर्तित हो गया? वो भौतिकवादी अवधारणा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अगर हम वर्तमान समय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विकास की अवधारणा का अर्थ हम कहते हैं कि भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास प्लस आध्यात्मिक विकास, दोनों प्रकार के विकास को जब हम मिला देंगे तभी जो है हम ये कह सकते हैं कि भारतीय धारणा के अनुसार विकास का अर्थ क्या होता है? भौतिक प्लस आध्यात्मिक विकास दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया अर्थ। अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी। कुछ डेफिनेशंस जो है, आपको डेफिनेशंस देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट जो है आपको एक डेफिनेशन जो है याद भी करनी चाहिए। जब हम इसको याद करेंगे विकास की परिभाषाओं में, देखो तो कुछ लोग इसका संबंध राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन से बताते हैं कि विकास का अर्थ क्या बताते हैं कि जब हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा विकास हो रहा है। ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है बेटा। इसमें आप एक सीधा सा एक डेफिनेशन कर लेंगे, आप पर्सनल रीडिंग के लिए इसको यहां तक रीड कर लेंगे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज को जो है विकास की नाम दिया है। कि मान लीजिए उद्योगों का अधिक, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, लोग जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब विकास हो रहा है। तो अगर लोग जो है राष्ट्रवाद की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब विकास हो रहा है। तो सबकी नजरों में विकास का अपना अर्थ होता है और एक्चुअल होता भी ऐसा ही है बेटा कि आप अपने तरफ से ये सोचते हैं कि विकास का क्या अर्थ है। ठीक है, विकास का अर्थ किसी के लिए, अगर मान लीजिए प्रशासनिक उन्नति अगर उनकी हो रही है तो उसके लिए उनके मतलब उसी से विकास है। जैसे अगर हम जनरल एग्जाम्पल लेके चले कि मान लीजिए अगर किसी कोई जमींदार है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लेना ही जो है विकास है। ठीक है, अगर एक पढ़ी लिखी फैमिली है तो उनके लिए जो है एक अच्छा जॉब क्रिएट करना, वो एक अच्छा जो है बड़ी जॉब में जा रहे हैं तो वो उनके लिए विकास है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस फैमिली है तो अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब वो उनके लिए वो विकास है। तो इस तरीके से बेटा विकास का अर्थ जो है सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारा विकास हो रहा है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी बेटा आप लुसियन पाई की जो है डेफिनेशन याद करें, थर्ड वाली, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर तक जो है हमेशा काम आने वाली डेफिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कई बार एग्जाम्स में इन फर्दर जो है आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपके काम आएगी ये डेफिनेशन। लुसियन पाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो विकास की अवधारणा में बार बार आता है। देखो, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण
और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें अपने साथ मिलाने तथा उनके साथ सामंजस्य बिठाना होता है। बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि नए पुराने का फ्यूजन है। नए पुराना जो है जो आपस में मिल जाता है, जो पुराना होता है अगर वो नए के साथ अपना मैच कर लेता है, अपने आप को विकसित कर लेता है, डेवलप कर देता है, तो वो जो पुराना है वो नए के साथ आगे बढ़ सकता है। बेसिक जो है इसको बताने का मतलब यहाँ पर ये है, इस डेफिनेशन का मतलब ये है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है विकास के उद्देश्य, कि विकास के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखो गॉलब्रेथ ने क्या कहा है इस बारे में। गॉलब्रेथ ने कहा है कि ये देखो क्या कहते हैं कि देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो है आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व सबल वर्गों की अवधारणा अब धूमिल होती जा रही है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जो है लोग सबके लिए विकास का अर्थ अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो अब ओवरऑल ये देखते हैं कि भाई किस तरीके का जीवन व्यतीत हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, जिससे कि लोगों ये समझ में आए लोगों को कि विकास हो रहा है। ठीक है, तो विकास जब विलास की वस्तुओं व आवश्यक वस्तुओं का अंतर समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखो जब क्या होता है कुछ लोगों के लिए तो जो है आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना भी बड़ी चीज होती है। ठीक है, भोजन वस्त्र और आवास जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए किसी का जो है फूड शेल्टर और इस तरीके की अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं तो इसका मतलब उसके लिए तो वो भी बड़ी बात है। लेकिन अगर मान लो वो तो उन चीजों को तो वो आसानी से प्राप्त कर ही पा रहा है, इसके अलावा वो लग्जरियस चीजें जो है, लग्जरियस गुड्स जो हैं, अगर वो उनको भी प्राप्त कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका विकास हो गया है। तो इसके यहाँ पर सबसे पहला हम लगाएंगे जीवन का स्तर, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। विकास का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है कि लोगों के रहन सहन और उसके जीवन में उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि भाई उनका विकास हुआ है। इसका सीधा सा मीनिंग ये है बेटा कि जीवन का स्तर, अगर मान लीजिए केवल आवश्यक वस्तुएं ही नहीं बल्कि जीवन को और अधिक सरल और सुगम बनाने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है अगर वो हासिल कर पा रहे हैं लोग, तो इसका मतलब जो है उनका जीवन पहले से सुखी और संपन्न बना है। ठीक है, तो इनके इस तरीके से विकास का अर्थ उन लोगों के लिए ये लगाया जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जैसे प्रकृति का दोहन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जो भौतिकवादी लोग हैं खासकर, उनका मानना है कि जो भी हमें प्रकृति ने जो अभी हमें दिया है हमें उसका क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि वो अधिक से अधिक उपयोग करते करते कहीं ना कहीं वो उसका अधिक से अधिक शोषण करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन वे इस प्रकार प्रकृति का बिना किसी सीमा के प्रयोग करते हुए यह भूल जाते हैं कि प्रकृति ने विश्व में प्रत्येक वस्तु को सीमित रूप में बनाया है। यदि उनका उपयोग आंख बंद करके किया गया तो यह अहितकर हो सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा था जो धारणीय विकास की अवधारणा आपने पढ़ी थी, वो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है एक सीमित अवस्था तक, तो देखो प्रकृति का प्रयोग करना जो है वो उचित है। ठीक है, अगर आप अपने विकास के लिए प्रकृति का एक सीमित अवस्था तक प्रयोग कर रहे हैं देन ओके, लेकिन आप जो है हद से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं किसी भी चीज का, वनों को बहुत ज्यादा काट रहे हैं विकास के नाम पर, या फिर जो है नदियों को बंद कर रहे हैं, या फिर आपने फैक्ट्री लगा करके नदियों को दूषित करना शुरू कर दिया है, कुछ आप ऐसा इस तरीके का कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है विकास का उद्देश्य अगर हम कह रहे हैं तो विकास का उद्देश्य यहाँ पर जो है कि इस तरीके से कि मनुष्य जो है प्रकृति का इस प्रकार से प्रयोग करे कि वो जो है अब जितने भी साधन प्रकृति ने उसे दिए हैं उसका एक सीमा में रहकर प्रयोग करे और अपने विकास के लिए प्रयोग करे, उसका शोषण न करे, प्रकृति का शोषण ना करे। ठीक है, उसके बाद दरिद्र की सहायता। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो मान लो दरिद्र की सहायता कैसे होती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का विकास हो जाता है, किसी व्यक्ति के पास पहले से ज्यादा उसके पास धन दौलत है, उसके पास ज्यादा संसाधन है, तो वो गरीब व्यक्तियों का भी क्या कर सकता है, भला कर सकता है। और अगर वो ऐसा कर पा रहा है, ठीक है, तो अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब जो है उसकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हुई है, तो इसका मतलब वो विकास की स्थिति में है। लेकिन हम यहाँ पर विकास का उद्देश्य यानी कि विकास करने का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि समाज में ऐसा बहुत सारे वर्ग हैं जो निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से हम इसको याद करेंगे पॉइंट को बेसिकली कि विकास से सभी का, विशेषकर दरिद्र का यानी कि गरीब का विकास होना चाहिए, समाज के पिछड़े वर्ग का कल्याण होना चाहिए। विकास के लिए सरकार को चाहिए कि निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास
हो सके और वो मुख्य धारा में यानी कि जो और लोग हैं उनके साथ शामिल हो सके और देश की समृद्धि का लाभ उठा सके। ठीक है, इस तरीके से हो गया दरिद्र की सहायता। अगला है रोजगार देना, कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास क्यों करना चाहते हैं, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको जो क्या दिया जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा उतना ही देश के लिए अच्छा रहेगा। आधुनिक युग में को कई बार मशीनों का युग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जिन देशों में जनसंख्या पहले से ही अधिक है, अगर वहां पर बेरोजगारी की समस्या और अधिक बढ़ गई है, तो यही नहीं है बेरोजगारी की समस्या सभी कंट्रीज में, अगर आप देखें तो सभी कंट्रीज में बेरोजगारी की समस्या किसी न किसी रूप में फैली हुई है। ठीक है, लेकिन इस बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए बेकारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, ताकि लोग जो है अपनी इस समस्या का किसी तरीके से जो है उसमें भी सरवाइव कर सके, बेरोजगारी के दौरान भी। बाकी जो है सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छा जो है कुछ ना कुछ योजनाएं चलाई जाएं, जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ठीक है, इसके मनरेगा जैसे आपने अपने कंट्री में भी सुना है, मनरेगा है, और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो स्पेशली जो बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। ठीक है, स्पेशल इसके लिए बजट में इसके लिए व्यवस्था की जाती है, ताकि जो है लोगों को रोजगार मिले और लोग जो है वो विकास की तरफ बढ़ सके। लोकतंत्र का विकास जो है 5th पॉइंट है, जैसे कि लोकतंत्र का विकास का एक अन्य लक्षण भी होता है लोकतंत्र का विकास। ये देखो विकास जो है लोकतंत्र के विकास में कैसे सहायता करता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए लोग बहुत अच्छे से जो है अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। पहले तो बहुत सारी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। अगर मान लीजिए तानाशाही व्यवस्था है तो वहां पर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम है या नहीं है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है तो ऐसे देशों में भी वास्तविकता यही होती है कि लोगों के अधिकारों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पर लोगों को कर्तव्यों की तरफ ज्यादा जो है उनके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है कि भाई वो कर्तव्यों के पालन की तरफ ध्यान दे, अधिकारों की बात न करे। ठीक है, लेकिन जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा शासन व्यवस्था होता है जहां पर लोगों को जो है अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होता है। ठीक है, अगर लोकतंत्र में ही जो है विकास के लाभ का समानता के आधार पर वितरण संभव हो सकता है। अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो ऐसी व्यवस्था में क्या हो सकता है, ऐसी व्यवस्था में ही पॉसिबल है कि लोग अपने अधिकारों के बारे में समझें, अपने अधिकारों के बारे में आवाज उठाएं और ज्यादा से ज्यादा अपना विकास जो है वो कर सकते हैं। तो अगर लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र का विकास कैसे हो पाएगा, विकास का उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र का विकास किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विकास के ये विभिन्न उद्देश्य हैं, ये आपको याद करने हैं। इनफैक्ट ये 12th में भी आपके काम आएंगे, वहां पर भी आपको ये याद करने होंगे दोबारा से विकास का क्या अर्थ होता है और विकास के क्या उद्देश्य होते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए, और ये मोस्ट प्रोबेबली पेपर में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता रहता है आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। बाकी जो है लेसन बहुत इजी है, आसान है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्स में ये मैक्सिमम टाइम आता रहता है। ठीक है, तो विकास क्या है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो है और इसका लेसन कंटिन्यू करेंगे अगले इस नेक्स्ट वीडियो में। विकास के विभिन्न पक्ष, अलग अलग पक्ष के लिए मैं अलग अलग जो है आपको बताऊंगी। इसमें फिर इसके मॉडल जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक मॉडल जो है आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है कल्याणकारी राज्य के विकास का मॉडल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, जो हमने ज्यादा अच्छे से समझना है और याद करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।